Hi friends, this is Tarka and welcome back to my channel, A Sparkling Star. पिछले एक से डेढ़ महीने तक मैं कहा तब से ये सब कोरोना का चक्कर शुरू हुआ। हम इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स ले रहे थे, काढ़ी ले रहे थे, हल्दी वाला दूध पी रहे थे, गर्म पानी पी रहे थे। इनफैक्ट मैंने खुद एक वीडियो बनाई थी और सब चीज़ें फॉलो कर रहे थे, केयर कर रहे थे, प्रिकॉशंस ले रहे थे। बट उसके बावजूद भी मेरे घर पे कोरोना आ गया। मेरे पापा इन्फेक्ट हुए। जो मेरे पापा को पहला सिम्टम आया था वो था हेडेक। उनको बहुत ज़बरदस्त हेडेक हुआ था। 31 ऑफ अगस्त की रात से उनको हेडेक था। उन्होंने टैबलेट ली थी, थोड़ा कम हुआ था। 2 सितंबर को उनको फीवर आया, जो फर्स्ट फीवर था उनका। मैंने जब टेम्परेचर चेक किया था तो इट वाज 101। तो मैंने उनको एक डोलो 650 दी थी। कि 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट से कुछ लोग यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने आए थे हमारे सोसाइटी में, और हम चारों ने की थी। पर तब कोई सिम्टम नहीं था और टेस्ट हम चारों के नेगेटिव आए थे। और उसके 2 दिन बाद ही ये सब शुरू हुआ, हेडेक हुआ, फीवर आया। तो मैंने वो जो टेस्ट करवा के लोग गए थे उनका एक पेपर मेरे पास था जिसपे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट किया और ये सब सिचुएशन बोल दी। तो वहाँ से एक जो डॉक्टर थे उन्होंने उनके एक लेडी स्टाफ को घर पे भेजा था ऑक्सीमीटर लेके। तो उन्होंने जब पापा की ऑक्सीजन लेवल चेक की थी तो इट वाज 95। तो उन्होंने एज पूछा तो आई सेड कि ही इज़ 61। तो उन्होंने बोला कि आप रिस्क मत लो, आप उनको जो भी यहाँ पे नज़दीक हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल, वहाँ लेके जाओ। तो मैं पापा को लेके गई और वहाँ पे उनकी रैपिड टेस्ट फिर से की गई जो नेगेटिव आई। RT-PCR टेस्ट के लिए स्वाब लिया था बट उसका रिपोर्ट आने वाला था 2 दिन के बाद। तो उनका एक एक्सरे करवाया वहाँ पे और एक्सरे में लंग्स में इन्फेक्शन दिख रहा था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आप इन्हें घर पे मत लेके जाइए, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, हम यहाँ इन्हें सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट करते हैं और जो भी ट्रीटमेंट हम शुरू कर देते हैं। फिर मैंने पापा को एडमिट किया 2 सितंबर को, और उसी दिन उनका फीवर आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, और रात को फाइनली 11 बजे के बाद उनको कोई फीवर नहीं आया, ना कोई हेडेक था, ना कुछ भी प्रॉब्लम थी। वो एकदम ओके थे। 3rd को, 4th को एंड 5th को। तो 4th को जैसे ही शाम को रिपोर्ट आई 2 दिन के बाद कि आपकी कोविड टेस्ट नेगेटिव है, तो उनको 5th को आफ्टरनून में डिस्चार्ज मिल गया। फिर 6th को आफ्टरनून में, मतलब 24 आवर्स के बाद उनको फिर से फीवर आना शुरू हो गया। जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो वो था 102। तो मैंने फिर से एक डोलो 650 उनको दी थी और वेट किया कि फीवर कम हो जाए, बट फीवर बढ़ रहा था। तो फिर मैं पापा को लेके उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भागी, जो कोविड हॉस्पिटल, जो जहाँ पे प्रीवियसली मैंने उनको सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट किया था। वहाँ पे डॉक्टर से मैंने बात की, उनको बताया कि कल ही इन्हें डिस्चार्ज मिला है और आज तुरंत 24 आवर्स के बाद इन्हें फिर से फीवर आना शुरू हो गया। तो अब क्या करें। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि ये तो नॉन कोविड है, हमने डिक्लेयर कर दिया है, इनके RT-PCR जो है ये नेगेटिव है, तो आप किसी नॉन कोविड हॉस्पिटल में इन्हें लेके जाइए। शायद ये कोई वायरल फीवर हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जो लंग्स में एक्सरे में शो कर रहा था। तो फिर मैं उन्हें एक प्राइवेट नॉन कोविड हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ पे रात हो चुकी थी तो कोई OPD में डॉक्टर्स नहीं थे। इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे उन्होंने उन्हें एक इंजेक्शन दिया पापा को और कुछ एंटीबायोटिक्स दे के घर पे भेज दिया और बोला कि नेक्स्ट डे आप फीवर प्रोफाइल टेस्ट करा लो और OPD में जो भी जनरल फिजिशियन है उनसे मिलो। तो फिर घर पे आए हम लोग 6 तारीख को, तब तक इनका फीवर निकल चुका था। तो 7 तारीख को हम लोग सुबह ब्लड टेस्ट करवाने गए, उसके रिपोर्ट्स आए आफ्टरनून में, और रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि फीवर का तो कुछ इशू नहीं है, डेंगू मलेरिया ये सब टेस्ट किए तो वो तो रिपोर्ट्स क्लियर थी। तो मैंने बोला बट ये इन्फेक्शन जो एक्सरे में दिख रहा है ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप CT स्कैन करवा लीजिए। तो तुरंत मैंने उनका चेस्ट का CT स्कैन करवाया, बट तब तक शाम हो चुकी थी और डॉक्टर निकल चुके थे। और जो CT स्कैन डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स होता है उन्होंने मुझे बोला था कि इन्फेक्शन तो है बट ये कोविड का ही इन्फेक्शन है या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये अभी हम नहीं बता सकते, आप कोविड टेस्ट फिर से एक बार करा लीजिए तब क्लियर हो जाएगा। इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे उन्हें वो फिल्म दिखाई CT स्कैन की, और वो देखने के बाद उन्होंने मुझे डरा ही दिया था कि ये तो कोविड के चेंजेस हो चुके हैं, आप इन्हें फटाफट कोविड हॉस्पिटल में लेके जाइए, ऑक्सीजन लेवल अगर ड्रॉप हो गई तो पेशेंट खलास। तो ये तो कोई तरीका नहीं होता है बात करने का, बट वो सिचुएशन ऐसे थे, मैं बहुत डरी हुई थी
और मैं तुरंत पापा को फिर से लेके उसी गवर्नमेंट का जो कोविड हॉस्पिटल था प्रीवियस वाला, वहाँ पे लेके चली गई और मैंने उनको वो सिटी की फिल्म दिखाई। मैंने कहा कि आपने इन्हें 2 दिन पहले नॉन कोविड बोल के इन्हें डिस्चार्ज कर दिया, कल से इन्हें फीवर है, आज फीवर प्रोफाइल किया, रिपोर्ट्स नॉर्मल है और ये चेस्ट का जो सीटी स्कैन हमने करवाया है इसमें ये सब इन्फेक्शन दिख रहा है, तो क्या करें। तो फिर उन्होंने फिर देखा और बोला कि ठीक है, हम फिर से एक बार RT-PCR करते हैं, तब तक हम इन्हें सस्पेक्ट वार्ड में ही रखेंगे फिर से। और पापा को सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट कर दिया गया। उनका जो बेड था वो एक विंडो के पास था। पापा बहुत दूर से हमें दिखाई देते थे, पर वो एक विंडो की हमें हेल्प हो गई थी कि हम लोग एटलीस्ट उनको देख पा रहे थे जब वो सस्पेक्ट वार्ड में थे। और 7 तारीख से लेके जो पापा को हाई ग्रेड फीवर था वो बढ़ता ही गया। मतलब ऐसे हो रहा था ना कि फीवर आ रहा है, कुछ टैबलेट लिए, वो निकला नहीं कि घंटे भर में फिर से फीवर शुरू हुआ। और 102, 103 के नीचे उनका फीवर नहीं आ रहा था। हाँ, हेडेक थोड़ा था, फिर बीच में नहीं था, फिर से शुरू हो गया, कफ शुरू हो गया और डे बाय डे उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे, किसी डॉक्टर से कि भाई कैसा इलाज उनका चल रहा है या कितनी इम्प्रूवमेंट है, क्या है। और हम लोग इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि रिपोर्ट ही हाथ में नहीं है। तो जब तक रिपोर्ट हाथ में नहीं है तब तक आपको क्लियर ही नहीं हो रहा है कि ये कोविड है या नॉन कोविड है। 7 तारीख को स्वाब लिया था तो उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे कि 9 तारीख तक आ जाए। 10 तारीख को जब रिपोर्ट आई शाम को कि पापा पॉजिटिव है, तो पापा ने खुद ही हमें फ़ोन करके बोला था कि मैं पॉजिटिव आ गया हूँ, मुझे जस्ट अभी भी बताया गया है और सस्पेक्ट वार्ड से उन्हें 3rd फ्लोर पे ऊपर शिफ्ट कराया गया था जहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं। इतने टाइम से जो डर था वो कोरोना के लिए नहीं था, बिकॉज काफ़ी महीनों से ये सिचुएशन चल रही है, हमने वो एक्सेप्ट भी की है सब ने। और इसीलिए हम अभी, सबका तो वर्क फ्रॉम होम है नहीं कि घर पे बैठो और काम करो। अब मैं भी शूटिंग के लिए बाहर निकलती हूँ, आप लोगों में से भी कई लोग रोज़ ऑफिस के लिए जाते होंगे। तो ये इसके साथ जीने की हमने मेंटालिटी तो बना ली थी, बस मुझे डर इसी बात का था कि जो इन्फेक्शन 2 तारीख को मैंने जब रिपोर्ट की थी एक्सरे में, जो इन्फेक्शन देखा था, बाय द टाइम वो इन्फेक्शन कहीं बढ़ ना जाए या फिर वहाँ पे सस्पेक्ट वार्ड में जो भी ट्रीटमेंट उनको मिली थी उससे वो इन्फेक्शन कितना कम हुआ है या ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी हमें समझ नहीं आ रहा था। और 10 तारीख के बाद जैसे ही रिपोर्ट आई उनको बहुत ज़्यादा, 7 तारीख से जो फीवर शुरू हुआ था, 10 तारीख को बहुत फीवर था, फिर 11 को पूरा दिन उनको बहुत सारा फीवर था। पिछले इन 6 महीनों में जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में जो भी कोई पॉजिटिव आया है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो सब मनी मेकिंग है, ये है वो है, आप गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल में कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है एंड वो लोग बहुत केयर कर रहे हैं। जो ट्रीटमेंट प्राइवेट में होती है वही ट्रीटमेंट गवर्नमेंट में भी होती है, जो मेडिसिन यहाँ देंगे वही मेडिसिन वहाँ देंगे और गवर्नमेंट वाले बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। तो मैंने उसी चीज़ पे भरोसा करके पापा को मैं वहाँ लेके गई थी। कहीं जगह पे होता होगा, पर मेरे पापा जहाँ एडमिट थे, मैं जहाँ उनको लेके गई थी वहाँ पे उनको ये सारी ट्रीटमेंट नहीं मिली। उनको सारी एक ग्लूकोज की बॉटल भी नहीं लगाई थी। क्यों? क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, ऐसे मुझे एक बार कहा गया कि, बट वो फाइन नहीं थे क्योंकि हम लोग उन्हें देख रहे थे। जब हॉस्पिटल में बात करने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर से, तो डायरेक्टली बात होती नहीं थी, बिकॉज जो डॉक्टर्स है वो तो दिन में एक बार, जो RMO होते थे वो एक बार राउंड के लिए आते थे। बस पापा से बात हो रही थी कि पापा आपको कैसे लग रहा है, क्या फील कर रहे हो। बट उनकी हालत डे बाय डे बिगड़ रही थी। एक बार उनकी ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गई थी। उनको बोला गया कि हम O2 मास्क जो है वो आपको लगाएंगे, बट फिर उसके बाद कोई आया ही नहीं था। पूरी रात ऐसे ही तड़प रहे थे पापा। और दूसरे दिन फिर हमने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब यहाँ से शिफ्ट करना है, यहाँ पे नहीं रखना है पापा को। तो हम हर हॉस्पिटल में फ़ोन करके, यहाँ पे नियर बाई जो भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कैसे है, क्या है, बेड अवेलेबल है या नहीं है। सब जगह पे बताया जा रहा था कि बेड फुल है, जगह अवेलेबल नहीं है। तो मैं और मेरे भाई बाहर निकले, हम हॉस्पिटल जाके वहाँ पे पर्सनली पूछने लगे। तब हमें पता चला कि हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बेड्स रखते हैं, 1-2 बेड उनके पास होते हैं इमरजेंसी के लिए, बट अगर फ़ोन करो तो फ़ोन पे वो लोग बताते नहीं हैं, जो कि हमारे साथ हुआ। कोई बोल रहा है कि 30,000 होगा दिन का, कोई बोल रहा है 40,000 होगा, कोई बोल रहा है 50,000 होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। बट अब ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो कुछ थी नहीं। फिर फाइनली 12 तारीख को मेरे भाई के
जो बॉस है उनके पापा की हेल्प से हमें लीलावती में एक बेड मिल गया और तुरंत हमने डिसीजन लिया कि अभी कुछ भी हो जाए उनको तुरंत शिफ्ट करना ही है। वैसे हम 12 तारीख को वहाँ पे गए, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ की और 12 तारीख को वहाँ से लेके पापा को लीलावती में मैंने शिफ्ट किया। उसके बाद से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी और दूसरे ही दिन से मुझे उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पापा को 12 तारीख को एडमिट करने के बाद हम लोग पूरी तरह से क्वारंटाइन हो गए थे और थोड़ा रिलीफ भी मिला था कि प्रॉपर जगह पे पापा पहुंच गए हैं और अच्छी ट्रीटमेंट उन्हें मिल रही है और इम्प्रूवमेंट भी है। बट भाई को कफ शुरू हो गया था तो मुझे थोड़ा डर लगा था। शायद पता नहीं 5 तारीख को जब पापा को डिस्चार्ज मिला था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कि ये नॉन कोविड डिक्लेयर कर दिए गए हैं और इन्हें आप ले जाइए, तब विदाउट मास्क ही थे हम लोग सब घर पे, हमें पता ही नहीं था। तो शायद उनके कांटेक्ट में आ गए या हम लोग भी इन्फेक्ट हो गए होंगे, तो ये हमें पता नहीं चल रहा था। हम लोग घर में ही एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। मास्क हम लोग घर पे लगा रहे थे तीनों जन। हमने पूरा घर सैनिटाइज कर लिया था क्योंकि पापा जब पॉजिटिव आए उसके बाद बस सोसाइटी में बोर्ड लगा के लोग गए थे कि यहाँ पे ये घर में कोई बंदा पॉजिटिव आया है। बट घर पे जो सैनिटाइज करने कोई आता है, ये मेरे घर पे कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुआ था, कोई लोग नहीं आए थे। बस मम्मी की एक रैपिड टेस्ट करवाने के लिए एक लेडी आई थी जो सैंपल लेके गई थी और उस टाइम पे मैं और मेरा भाई हॉस्पिटल में थे तो हम नहीं कर पाए थे। फिर 7वें दिन मेरे भाई की टेस्ट की हमने और तब तक पापा भी इम्प्रूव हो रहे थे, तो मुझे उस बात की खुशी थी। लेकिन भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो मुझे उस बात का डर भी था। बाद मम्मी मम्मी को चक्कर का प्रॉब्लम शुरू हो गया कि चक्कर आ रही है, गिर रही है और एकदम वीकनेस हो गया था उनको। तो मुझे और डर लगा कि यहाँ पे ये इम्प्रूव तो हो रहा है, भाई भी साथ में कफ की प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी को साथ में चक्कर आ रही है, तो ये पता नहीं कोरोना का नया सिम्टम है क्या, पता नहीं चल रहा था कि क्या है। तो फिर मैंने भाई का टेस्ट का रिपोर्ट जैसे ही नेगेटिव आया तुरंत मुझे कोई सिम्टम नहीं था, मैंने अपनी और मेरी मम्मी की टेस्ट करवाई, RT-PCR टेस्ट करवाई मैंने, एंटीजन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करवाई। और फिर फ़ोन आया पापा का कि कल उन्हें डिस्चार्ज मिल रहा है, तो 18 को उन्हें डिस्चार्ज मिल गया और डॉक्टर ने फिर 15 डेज़ का मेडिकेशन दिया था। 18 को ही हमारी रिपोर्ट भी आ गई थी कि हम सब नेगेटिव हैं। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है तो हम होम क्वारंटाइन होते हैं, उतनी टेंशन नहीं होती है। हम घर पे होते हैं, हम टैबलेट लेते हैं, पूरी केयर करते हैं, बेड रेस्ट करते हैं, हम लोग ठीक हो जाते हैं। बट जब एज होती है पेशेंट की, जब लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाता है, जब ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, जब ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट होने लगती है, तब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तब थोड़ा सा डर लगता है। तो यस, अब तो सब ठीक है, पापा ठीक हो रहे हैं। फिर से एक बार मैंने 1 महीने बाद उनका फिर से CT स्कैन करवाया, तब मुझे पता चला, मतलब फर्स्ट CT स्कैन मैंने करवाया था 7 सितंबर को, जब उनकी रीडिंग आई थी 6, और जब मैंने 1 अक्टूबर को, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया था, मैंने फिर से उनका CT स्कैन करवाया था, तब उनकी रीडिंग आई 44। तो मुझे डर नहीं लगा, बट मैं समझ गई कि 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक जब मेरे पापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, तब पता नहीं उन पे क्या ट्रीटमेंट चल रही थी। इन्फेक्शन कम तो नहीं हुआ, उल्टा वो बढ़ गया। और अब जब वो 44 है, मतलब तब वो कितना बड़ा होगा, वो सीवियर लेवल पे जा चुका था, क्योंकि उनकी हालत देख के हमें पता चल रहा था कि डे बाय डे वर्स्ट होते जा रहे हैं। और शायद अगर हम डिसीजन नहीं ले पाते या टाइम पे उन्हें शिफ्ट नहीं कर पाते तो पता नहीं मुझे क्या होता। बट यस, सब कुछ अच्छा है अभी। और उसके बाद पापा घर आने के बाद मुझे सिम्टम शुरू हो गया था, मुझे चेस्ट पेन होने लगा था, मुझे कफ शुरू हो गया था, मुझे ना कोई सर्दी थी, मुझे बस खांसी आ रही थी, हल्की सी खांसी आ रही थी, बट वो थ्रोट से नहीं आ रही थी, मुझे यहाँ से पता चल रहा था कि खांसी यहाँ से आ रही है। तो और चेस्ट पेन था, बैक में पेन हो रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है, क्योंकि 2 to 14 डेज़ होते हैं जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास चली गई, बिकॉज पापा घर पे भी आए थे और शायद ये सोर्स तो नहीं हमें पता चलता। हम लोग भाग दौड़ भी कर रहे थे, हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा टाइम भाग रहे थे मैं और मेरा भाई, तो डर भी था कि शायद वहाँ से कुछ हम लेके ना आए होंगे अपने घर पे। तो इसीलिए मैंने रिस्क नहीं ली। मुझे पेन हो रहा था, मैं तुरंत चली गई, मैंने ECG करवाया। तो मुझे वहाँ के वही डॉक्टर, जो डॉक्टर
पापा का जो सीटी स्कैन की फिल्म देख के जिसने मुझे डराया था, वही डॉक्टर मुझे मिला था और उन्हीं डॉक्टर ने मुझे बोला कि हार्ट प्रॉब्लम है आपको, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। तो थोड़ा सा डर लगा मुझे कि पता नहीं अभी हार्ट का क्या नया इशू शुरू हो गया, और तब बहुत तकलीफ हो रही थी। मतलब आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर पा रही हूँ, बट एक हफ्ते पहले मैं बात नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो फिर मैं चली गई कार्डियोलॉजी, ईसीजी करवाया तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चली गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो लग नहीं रही है, बट 2D इको टेस्ट करवाते हैं, अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू होगा तो पता चलेगा, और 2 दिन की दवाइयाँ आप ले लो, अगर इससे भी नहीं आपको ओके लग रहा है तो आप RT-PCR फिर से एक बार करवा लो। तो मैंने सोचा कि नहीं करवाना चाहिए, तो हार्ट की जो टेस्ट की थी वो तो मेरी ओके आई, नॉर्मल थी। तो बोला वैसे तो कुछ इशू लग नहीं रहा है, बट अगर तकलीफ होती है तो करवा लो। तो 2 दिन के बाद भी मुझे पेन था, पूरा ये आर्म मेरा बहुत मुझे हेवी लग रहा था, बैक पूरी अपर लेफ्ट बैक की जो लेफ्ट साइड है वो पूरी चेस्ट, और खांसी भी आ रही थी मुझे। तो मैंने जाके फिर से एक बार RT-PCR टेस्ट करवाई, और दूसरे दिन उसका रिज़ल्ट आया जो नेगेटिव था। दवाइयाँ चल रही है, और पापा तो एकदम ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मेरी भी दवाइयाँ चल रही है। बस केयर कीजिए, क्योंकि इसी के साथ हमें जीना है जब तक वैक्सीन नहीं आती है। क्योंकि जब मेरा शूट भी चल रहा था तब भी मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रही थी कि मैं बाहर जाकर कुछ घर पर ना लेके आऊँ, क्योंकि बस कुछ मार्केटिंग करना है या कुछ लाना है उसके लिए, बट विद प्रॉपर केयर हम लोग जा रहे थे। बट यही है ना कि हमें सोर्स नहीं पता चलता है कि हम कहाँ से कुछ लेकर आ जाएँ। फ़िलहाल अब तो कोई शूटिंग नहीं चल रही है, मैं आराम ही कर रही हूँ, क्योंकि पिछला 1 महीना जो है ये इसी चक्कर में गुजर गया, और शायद आपको मेरे ये डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे। पापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे तब, मुझे याद है 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक मैं सोई नहीं थी एक रात भी। मैं रात तक सिर्फ जाग रही थी कि कहीं कुछ ज़रूरत तो ना पड़े, कहीं कोई इमरजेंसी तो ना आ जाए, कहीं मुझे भागना तो ना पड़े, ये सोच के मैं बिल्कुल भी सो नहीं रही थी। और उससे मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे पता चल रहा था कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे बैक पेन हो रहा है, बहुत फिज़िकली मुझे तकलीफ़ हो रही है। पता है सिचुएशन बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पूरा स्टाफ जो है वो खुद रिस्क लेके हम सबको ट्रीट कर रहा है। तो यही सब सोच के मैं पापा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गई थी। बट एक सबसे बुरी बात मुझे ये लगी वहाँ पे कि पापा जब एडमिट हुए, तो मतलब सबसे पहली बार जब हम टेस्ट कराने गए थे वहाँ पे, तो हमें पता भी नहीं है कि हम इन्फेक्ट है या नहीं है। हम बस अब कुछ सिम्टम्स आए इसलिए वहाँ पे गए हैं चेक करवाने के लिए, और सामने से जो डेड बॉडीज़ निकल रही थी वो देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मतलब हमें पता भी नहीं है, पर उनको देख के कहीं ना कहीं ये दिल में आ रहा था कि हम भी उसी वजह से, उसी सिम्टम्स के वजह से ही यहाँ पे बैठे हैं चेक करवाने के लिए, और सामने से ये ऐसे डेड बॉडीज़ निकल रही है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा था। और दोस्तों मैं यहाँ किसी हॉस्पिटल की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो बस मुझे आपसे शेयर करना है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मे बी टाइम भी हमारा ख़राब था कि डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा था कि ये कोविड है या ये नॉन कोविड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये हमें पता नहीं चल रहा था, और डे बाय डे बस हालत वर्स्ट हो रही थी। और जब सीटी के रिपोर्ट्स आए थे और जब वहाँ के डॉक्टर्स को पता चल भी गया था कि इतना इन्फेक्शन है, उसके बाद भी 7 से लेके 12 सितंबर तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, और उनको वहाँ पे बताया जा रहा था कि अब हम आपको जेजे में शिफ्ट करने वाले हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि कुछ भी सिम्टम अगर दिखे तो इग्नोर मत कीजिए कि वायरल हो सकता है या ये हो सकता है या वो हो सकता है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं और उसमें ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। ये पूरी जो जर्नी थी, जो कोरोना की जर्नी थी, उसमें मुझे काफ़ी लोगों की हेल्प मिली, काफ़ी लोगों का गाइडेंस मिला। हर छोटी सी छोटी जो मुझे मदद मिली है उसके लिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। जब कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बताता है, रिलेटिव्स में बताता है या आस पड़ोस में जब हम ये बातें सुनते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम प्रे करते हैं कि भाई जल्दी से उनको ठीक करा दो, बट वो जो खौफ होता है ना, वो हम तभी फील करते हैं जब हम उस सिचुएशन में खड़े होते हैं। ये फेज़ ही इतनी भयानक थी, मतलब इतनी आसानी से मैं अब आपके सामने बोल पा रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, बट वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी, बहुत स्कैरी थी। मतलब कई बार तो
मैंने अकेले में रो भी लिया है कि ये सिचुएशन इतना सब करने के बाद क्यों आई। और तब मैंने फील किया कि ये सिचुएशन जिन लोगों के घर पे होती है वो लोग किस हालत से गुजर रहे होंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और फिजिकली भाग दौड़ करके भी बहुत तकलीफ होती है, जो मैंने देखी है, मैंने एक्सपीरियंस की है, मेरे घर वालों ने एक्सपीरियंस की है। और एक टाइम पे जब चारों ओर से परेशानी आती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि पापा हॉस्पिटल में थे, मम्मी की हालत ख़राब हो रही थी, भाई को कफ था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ध्यान कहाँ किस तरफ देना है। और यही वजह थी कि और फिर मेरी भी तबीयत बिगड़ गई। तो यही वजह थी कि पिछले 1.5 महीने से मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई थी और ये भी वीडियो बनानी है, इसका कोई प्लानिंग नहीं था। बट मैंने सोचा कि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम से नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया से दूर थी, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँ जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल सकती है। एक और बात मुझे बतानी है कि जब हॉस्पिटल हम लोग सर्च कर रहे थे पापा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो हमें हर हॉस्पिटल में यही बताया जा रहा था आपको बीएमसी थ्रू आना पड़ेगा, वहाँ से बेड अलॉटमेंट होती है। तो हमें पता नहीं चल रहा था, बट मुझे एक भले इंसान से वो बीएमसी के डॉक्टर का नंबर मिल गया जो बेड अलॉटमेंट देखते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो मेरे पास जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कॉन्टैक्ट्स को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। किसी ने मेरी हेल्प की, अगर मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारे हाथ में सिर्फ केयर करना है कि हम केयर करें खुद की भी और एक दूसरे की भी। विदाउट मास्क हम कहीं ना जाए, हमसे भी कहीं ना कहीं कुछ तो छूट गया, इसीलिए हमारे घर पे कोरोना आ गया। और ख़ासकर अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है, उनकी एज के हिसाब से उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब पापा घर आने के बाद मेडिसिन तो चल ही रही है, बट उसके साथ मैंने उनकी प्रॉपर डाइट प्लान की है और प्रॉपर डाइट के हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो यस, मुझे इम्प्रूवमेंट डे बाय डे दिख रही है। पहले तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऐसी आवाज़ थी, एकदम छोटी सी आवाज़ थी और डे बाय डे थोड़ा कफ भी था जब वो घर पे आए थे, बट डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हुई, कफ धीरे धीरे चला गया और वीकनेस भी कम होते गई। कसं वाटतं तुम्हाला आता? आता खूप चांगलं वाटतंय, मस्त आहे.